हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज के सेशन में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं जून 2024 सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर का MTP सीरीज 2 जो हमारे इंस्टीट्यूट ने मई मंथ में लॉन्च किया था। बच्चों, कंपेरेटिव टू MTP 1 ये थोड़ा सा टफ है, यानी कि थोड़ी सी इसके अंदर चैलेंजेस आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से मेरे साथ आपने इस MTP को सॉल्व करना है। बच्चों, इसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा और क्या अप्रोच रहने वाली है हमारी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, ये भी सीखने को आपको मिलेगा। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट से तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो बच्चों, पेपर है हमारा MTP सीरीज 2। मई 2022 को हमारे इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च किया था। अगेन फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। आपको पहला क्वेश्चन करना है, वो कंपलसरी है। 5 बचे हुए क्वेश्चंस के अंदर से आपको केवल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 3 घंटा आपको टाइम अलॉट हुआ है और 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, एक तरफ हमारे पास आंसर है। हम ऑडिट अप्रोच से अपने इस MTP को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें बोलता है पार्ट ए में ट्रू एंड फॉल्स बताइए कौन सी स्टेटमेंट है और साथ में उसका एक रीजन भी दीजिए। फर्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज्ड बाय फायर इज अ कैपिटल रिसीट। कहता है आपके प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई थी, वो डैमेज हो गई है, आपने इंश्योरेंस करवा रखी थी और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया। अभी जो क्लेम का पैसा आपको मिला है, क्या ये एक कैपिटल रिसीट है या ये एक रेवेन्यू रिसीट है? बच्चों, ये एक कैपिटल रिसीट है बिकॉज आपको ये बार बार पैसा रिसीव नहीं होने वाला। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है या ये एक ऐसा इवेंट है जो साल में या इतने सालों में कभी एक आधी बार होगा। सो इट इज अ नॉन रेकरिंग रिसीट। तो आंसर इज इट इज अ कैपिटल रिसीट, यानी कि ट्रू। Insurance claim received on account of plant and machinery completely damaged is a capital receipt as it is not obtained in the normal course of business activity। रोज रोज थोड़ी होता है, तो कभी कभी होगा। तो जो नॉन रेकरिंग एक्टिविटी से होती है आपको रिसीट, वो होती है आपकी एक कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कहता है इन द बैलेंस शीट ऑफ एंजल लिमिटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15 लाख रुपए हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 105 लाख रुपए अपीयर करते हैं। कहता है एक बैलेंस शीट है कंपनी की, उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं 15 लाख के जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो बैलेंस है वो 105 लाख है। द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कहता है क्या अकाउंटेंट सिक्योरिटी प्रीमियम SPR को यूज कर सकता है? बिल्कुल बच्चों, यूज कर सकता है। आपको याद है सेक्शन 52 जो आपको 5 केसेस देता है जहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो। उन्हीं में से एक क्या है? टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यस, 15 लाख रुपए के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो SPR से सेट ऑफ किए जा सकते हैं। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, The financial statements must disclose all the relevant, reliable information in accordance with the full disclosure principle। बच्चों याद करो, फुल डिस्क्लोजर क्या बताता है आपको? फुल डिस्क्लोजर आपको ये बताता है कि आपको सब इंफॉर्मेशन को ट्रू एंड फेयर तरीके से डिस्क्लोज करना है और आपको कंसील, छुपाना कुछ भी नहीं है। तो सही तो बोल रहे हैं। कहता है ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्लोज करनी है, ऐसा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है। तो यस, इट इज ट्रू। ठीक है ना, आपको सब कुछ बताना है जैसा जैसा हुआ है, छुपाना आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू PSR। अरे, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हो तो चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, जो मर्जी हो, चाहे चेंज इन PSR हो, हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही उसका प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये है हमारी ट्रांजैक्शन या स्टेटमेंट फॉल्स। इन केस ऑफ एडमिशन द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही आपको इसको एडजस्ट करना होता है। तो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, द डेबिट नोट इशूड आर यूज टू प्रिपेयर अ सेल रिटर्न बुक। अरे सेल रिटर्न बुक को बनाने के लिए तो आप क्या यूज करते हो? क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का पर्पस होता है किसी और अकाउंट को डेबिट करना। तो आप डेबिट कब करोगे? डेबिट करोगे डेबिट नोट इशू करके, और वो डेबिट करोगे आप अपने वेंडर के अकाउंट को। वेंडर मतलब सप्लायर के अकाउंट को। इसका मतलब आप यूज करोगे परचेज रिटर्न बुक के अंदर एक डेबिट नोट को, ना कि सेल रिटर्न में। तो आंसर इज फॉल्स। द डेबिट नोट इज यूज टू प्रिपेयर अ परचेज रिटर्न बुक, ना कि सेल रिटर्न बुक। ठीक है जी। लास्ट बोलता है डिबेंचर होल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। ये कब से हो गया? डिबेंचर होल्डर के पास कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं। वो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, उन्होंने हमारे को पैसा दिया हुआ है, उनके कुछ राइट्स हैं जो डिबेंचर डीड और डिबेंचर ट्रस्ट के थ्रू होती हैं, पर वो वोटिंग राइट्स नहीं रखते हैं कंपनी के अंदर। तो ट्रांजैक्शन या जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। डिबेंचर होल्डर डज नॉट enjoy the voting rights in the company, he is only a creditor of the company। फाइनेंशियल क्रेडिटर है केवल वो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी, क्वेश्चन 1, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव अ मटीरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कहता है जब भी आपके बिजनेस के अंदर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हैं, तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते समय क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं? क्या उसका कोई मटेरियल इफेक्ट होता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? बिल्कुल होता है। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बनाते समय अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करोगे, तो उसका कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा, कुछ ना कुछ तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। उस इंपैक्ट को, उस इफेक्ट को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। कहता है आप एक एग्जाम्पल लो। तो एग्जाम्पल यहाँ पर, एक तो हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे कि WDV है ना, और स्ट्रेट लाइन है। अब मान लो कंपनी 2-3 साल से स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही थी और चौथे साल में जाकर उसने इसको WDV में कन्वर्ट किया। सो देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसके इफेक्ट से यहाँ तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, यहाँ डेप्रिसिएशन घटेगी। तो आपको ये इम्पैक्ट बताना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि कितना डेप्रिसिएशन बढ़ने का इम्पैक्ट आया है या कितना डेप्रिसिएशन घटने का इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। एक और भी है, आपके पास एक चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मान लो हमारा जो बिजनेस है वो इन्वेंट्री को एक फीफो मेथड पे वैल्यू कर रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, बहुत सालों से, और आज जाकर इस साल में हमने फीफो मेथड को हटा के WAP मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड पे कन्वर्ट कर दिया। सो बाय कन्वर्टिंग योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, तो इसका भी तो इम्पैक्ट आएगा। इन्वेंट्री की वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या इन्वेंट्री की वैल्यू या तो घट जाएगी। तो जितनी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ी या घटी, जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ रहा होगा, या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर आ रहा होगा, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा होगा, उसको आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ने हमें सॉल्व करके दिया है। कहता चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मे हैव मटेरियल इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज चेंज फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो। किसी भी मेथड से कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि इसका मटेरियल इम्पैक्ट क्या हुआ है, इस चेंज ऑफ मेथड से क्या इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ी है, क्या इन्वेंट्री की वैल्यू घटी है, जिसके कारण प्रॉफिट क्या बढ़ गया है, प्रॉफिट क्या घट गया है, जब तक आप ये क्वांटिफाई नहीं करोगे, तब तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यूजर ऑफ अकाउंट्स हैं या यूजर हैं, वो प्रॉपरली उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के मटेरियल इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करो टू द रीडर्स जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले हैं। राइट, चलो जी, फिर आते हैं पार्ट सी, क्वेश्चन 1 के ऊपर ही। अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹80 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस assuming 10 years of working life and zero residual value for the first 4 years। कहता है एक मशीनरी है 80 लाख रुपए की, 10 साल चलेगी, इसका मतलब हर साल 8 लाख रुपए की डेप्रीसिएशन आप SLM मेथड पे चार्ज करते होंगे, और आपने ऐसा 4 साल किया। इसका मतलब 8 लाख इंटू 4, 32 लाख की डेप्रीसिएशन आज तक आप चार्ज कर चुके हो। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बची बच्चों, बताओ। 80 लाख की मशीनरी थी, 4 साल आपने 32 लाख रुपए डेप्रिशिएट की, तो आपके पास कितने की रह गई,
आपके पास रह गई 48 लाख रुपीस की। अब एट द एंड ऑफ द 4th ईयर या इन द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर मशीनरी वॉज रीवैल्यूएड अपवर्ड्स बाय 3,20,000 रुपये। आपने मशीनरी की वैल्यू को अपवर्ड रीवैल्यू किया, इसका मतलब आपने इसके अंदर 3,20,000 रुपये और जोड़ दिए, है ना। तो आपकी मशीनरी की वैल्यू बन गई 51.20 lakhs एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर। और आपने बोला कि जो इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो भी अब 8 साल और बची है, यानी कि अब ये और 8 साल चलेगी। तो आपने इसकी यूजफुल लाइफ का जो एस्टिमेशन है वो भी बदल दिया और बोला कि ये 8 साल और चलने लायक है। अब आपसे पूछ रहा है 5वें साल में आप डेप्रिसिएशन कितनी लगाओगे, तो कोई बात नहीं, अज्यूमिंग दैट रेसिडुअल वैल्यू 0 है, 51.2 lakhs मशीनरी और चलेगी, और कितने साल चलेगी, 51.2 लाख मशीनरी चलेगी 8 और साल। तो इसका मतलब हर साल 6,40,000 रुपये और डेप्रिशिएट होती चली जाएगी फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th ईयर। तो हमसे पूछा 5वें साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, तो 5वें साल की डेप्रिसिएशन होगी 6,40,000 रुपये। लो जी, तो 6,40,000 रुपये हमारी 5वें साल की डेप्रिसिएशन है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्या बोलता, MS मानस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 32 लाख रुपए आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 लाख रुपए ऑन 31 मार्च 2024। कहता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है मानस के द्वारा, जिसमें नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है अभी 32 लाख रुपए का, स्टॉक की वैल्यू कितनी आ रही है क्लोजिंग स्टॉक की 30 लाख रुपए। लेकिन बाद में कुछ इंफॉर्मेशन पता चली, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और आपसे पूछा गया है कंसिडरिंग द अबव पॉइंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो सही नहीं है, ये जो 32 लाख रुपये आया है इसको ठीक करो, और साथ ही जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो भी सही करके बताओ क्योंकि वो भी गलत है। तो ठीक है, आपको 2 करेक्शंस करनी है, एक आपको नेट प्रॉफिट में करेक्शन करनी है और एक आपको स्टॉक में करेक्शन करनी है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं साइड बाय साइड, हम यहां लिख लेते हैं प्रॉफिट और स्टॉक। अभी प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, अभी प्रॉफिट है 32 लाख रुपए का, अभी प्रॉफिट है 32 लाख रुपए का, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है 30 लाख रुपए। ठीक है, 32 लाख का अभी प्रॉफिट है, 30 लाख का स्टॉक की वैल्यू है। कुछ पॉइंट्स बोल रहा है, आपको वो पॉइंट्स एडजस्ट करते चले जाना है। परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूड्स 1,20,000 पेड फॉर अ न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग ऑफ द शॉप। आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग कराई थी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लिए थे मान लो, और गलती से आपने उसको कैपिटलाइज करने के बजाय परचेज में डाल दिया। इससे क्या हुआ, इससे खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ने के कारण प्रॉफिट डाउन हो गया। तो प्रॉफिट ठीक कैसे होगा, जब आप 1,20,000 रुपये ऐड बैक कर दोगे। आपकी परचेजेस ओवर बुक्ड हैं, परचेज को कम करना मतलब प्रॉफिट बढ़ना। फिर कहता है मानस गेव अवे गुड्स वैल्यूड 3,20,000 एज फ्री सैंपल्स फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने क्या किया, 3,20,000 रुपये का सामान फ्री सैंपल्स में बांटा, लेकिन उस फ्री सैंपल की एंट्री करनी भूल गए। बच्चों याद करो, फ्री सैंपल बांटोगे तो इसका इंपैक्ट क्या होता है। अगर हम फ्री सैंपल की बात करें तो एक तो हम क्या करते थे सर, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जहां पर हम परचेज लिखा करते थे उसमें से सैंपल को माइनस करते थे, यानी कि हमारे इस एग्जांपल में सैंपल कितना है 3,20,000। ये 3,20,000 मैं अगर परचेज में से सैंपल की वैल्यू माइनस करूंगा, परचेज को रिड्यूस करूंगा बिकॉज इट इज नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, तो ट्रेडिंग में से मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ट्रेडिंग में से माइनस करूंगा मेरा जीपी बढ़ जाएगा। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जीपी 3 लाख से बढ़ जाएगा। लेकिन इसका इफेक्ट खत्म थोड़ी हुआ। इसके बाद आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, यहां पर आप टू एडवर्टाइजमेंट या सैंपल दिखाओगे 3,20,000 रुपए का। अब आप बोलोगे कि मेरी परचेज तो मैंने यूज नहीं की फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड,
तो आपने परचेज में से माइनस कर दिया। लेकिन क्योंकि ये जो 3,20,000 है ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैंपल का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, तो आपने इसको एक्सपेंस में बुक किया P&L के अंदर। जैसे ही आपने एक्सपेंस में बुक किया तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, आपका नेट प्रॉफिट 3,20,000 से डाउन हो गया। तो एक तरफ 3,20,000 बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सैंपल जब आप परचेज में से माइनस करते हो, और दूसरी तरफ वही खर्चा 3,20 का डल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक तरह से इसका कोई इंपैक्ट पड़ता नहीं है आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो जो प्रॉफिट आपका अभी तक निकला हुआ है वो प्रॉफिट चेंज नहीं होगा 3,20,000 सैंपल बांटने से। तो यहां तो 3,20,000 एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, या फिर कुछ ना करो। नेक्स्ट, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 20 लाख रुपए हैव बीन एंटर्ड ऑन 25 मार्च बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। कहता है आपने 20 लाख रुपए का सामान खरीदा तो था 25 मार्च 2024 को, बुक्स में एंटर भी कर लिया था, लेकिन आपने इसको स्टॉक में नहीं लिया। स्टॉक में नहीं लिया, परचेज में तो लिया है पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में इसको लेना भूल गए। तो स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। एक तो स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा यानी कि स्टॉक की वैल्यूएशन चेंज होगी, स्टॉक ठीक हो जाएगा। और दूसरा, जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाते हो तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट पे भी इसका इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा 20 लाख से, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी आपको 20 लाख रुपए। इन मार्च गुड्स ऑफ 16 लाख रुपए वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, दे वर टेकन इन द सेल्स ऑफ अप्रैल। लो भाई, मार्च में सामान बेचा था कितने का, 16 लाख का, पर गलती से सेल की एंट्री आपने मार्च में नहीं डाली, आपने गलती से सेल की एंट्री अप्रैल में डाली है। तो सेल की एंट्री कब डलनी चाहिए थी, मार्च में। अगर सेल की एंट्री मार्च में डाल दोगे तो सेल बढ़ जाएगी, सेल के बढ़ने से इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या आएगा कि प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। स्टॉक में तो ये होगा ही नहीं ना, 31 मार्च को जब ये सामान आपने डिलीवरी कर दिया तो ये स्टॉक में था भी नहीं, तो स्टॉक तो ठीक ही है, स्टॉक में होना भी नहीं चाहिए था, राइट। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹6 लाख, cost price were sent on sale or return basis in March at a margin of 1/3 on cost। 6 लाख का सामान अगर 1/3 ऑन कॉस्ट पे बेचा है, इसका मतलब 6 लाख का सामान 2 लाख के प्रॉफिट 8 लाख की सेल प्राइस पे बेचा होगा, ठीक है ना। 6 लाख की कॉस्ट का सामान 2 लाख के प्रॉफिट को जोड़ के 8 लाख की सेल प्राइस पर बेचा होगा। लेकिन कहता है ये तो आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचा था। दो द अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स ऑफ मार्च। देखो, सेल और रिटर्न बेसिस पे क्या होता है कि जब आप सामान बेचते हो आप बोलते हो कि अगर वापस करना है वापस कर दियो, अगर अप्रूव करके रखना होगा तो रख लेना। अब ये जो कस्टमर है इसने अप्रूवल हमें कब दी है, अप्रैल में, इसका मतलब सेल कब बुक होगी, अप्रैल में। पर हमने क्या किया, दीज वर टेकन एज सेल ऑफ मार्च, तो गलती से आपने सेल मार्च में बुक कर दी, तो सेल को अनबुक करने के वक्त आपका प्रॉफिट घटेगा। तो आप सेल में से माइनस करोगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करो तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आपने सेल कैंसिल कर दी बुक्स के अंदर। अब सेल जब आपने कैंसिल करी तो यार ये स्टॉक तो लेना है ना, क्योंकि ये सामान स्टॉक में आपने काउंट नहीं किया होगा अभी तक। अब स्टॉक में इसको काउंट करोगे तो क्या होगा, स्टॉक में काउंट करने से वापस 6 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा जिसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे आएगा, और क्योंकि स्टॉक में ऐड किया है तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बस खत्म हो गया। तो अब चेक करो हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट और करेक्टेड स्टॉक। करेक्टेड स्टॉक की वैल्यू आ गई 56 लाख, ये है हमारा सही स्टॉक की वैल्यू। और प्रॉफिट चेक करते हैं, सही 32 था, उसमें 1.2 ऐड हुआ, 20 ऐड हुआ, 16, 8 माइनस और 6 प्लस, तो 67,20,000 इज योर करेक्ट प्रॉफिट। 56 लाख इज द वैल्यू ऑफ योर करेक्ट स्टॉक। चेक करें तो 67.20 is your adjusted net profit and 56 lakh is your correct value of stock, जो कि हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। क्या बोलता है, ऑन 30 सितंबर द बैंक अकाउंट ऑफ अखिल अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक
वॉज ओवर ड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 16,248 रुपये। क्या कह रहे हैं, हमारे कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ओवरड्राफ्ट का है 16,248 रुपये, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस है 83,032। तो बच्चों क्वेश्चन किस चीज का है ये, बीआरएस का। अब वो कहता है क्योंकि ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही तो आपको बीआरएस बनाना पड़ेगा, और बीआरएस बनाने के लिए उसने बहुत सारे आपको डिफरेंसेस दिए हैं बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। लेकिन अगर हम सवाल के एंड में जाएं तो सवाल हमसे क्या मांगता है। हमेशा बच्चों पहले ना एज्यूम मत करना कि क्वेश्चन में क्या मांगा होगा, हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी आस्क क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन कैश बुक टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर एंड देयर आफ्टर प्रिपेयर अ बीआरएस। तो पहले आपको क्या बोल रहा है कि जो जो गलतियां, जो जो कमियां, जो जो चीजें ठीक हो सकती हैं कैश बुक के अंदर उसको ठीक कर लो, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, और बाद में उस एडजस्टेड कैश बुक को मैच करवाना पासबुक के साथ थ्रू बीआरएस। तो पहले हमें कैश बुक को ठीक करना है, बाद में हमें बीआरएस बनानी है। ओके जी, तो हम बनाएंगे सबसे पहले कैश बुक। तो लो जी, सबसे पहले आते हैं कैश बुक के ऊपर। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, ओडी बैलेंस था, वो हमने लिख दिया 16,248 रुपये। अब जो जो गलतियां, जो जो कमियां, जो जो रेक्टिफिकेशंस आप कैश बुक में कर सकते हो वो कर देना, बाद में हम बीआरएस बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अ चेक ऑफ 5256 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। तो बच्चों ये तो टाइमिंग का डिफरेंस है ना मेरी गलती है कैश बुक में, ना पासबुक में बैंक ने गलत किया है। मैंने जो 29 सितंबर को एंट्री पास करी है, बैंक ने वो 3 अक्टूबर को पास करी है, तो इसका मतलब ये तो बीआरएस के अंदर आएगा, ये बीआरएस का पार्ट है। सेकंड, अ पेमेंट ऑफ चेक 64,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। आपने पेमेंट एक बार करी थी 64,000 की चेक से, लेकिन आपने उसको 2 बार एंटर कर रखा है, तो एक बार ठीक कर दो उल्टी तरफ पर, तो आप एक बार इसको रेक्टिफिकेशन कर दोगे, तो ये है आपकी करेक्शन। 64,000 रुपए आपने 2 बार पेमेंट साइट पर डाले थे, तो एक बार आप रिसीट साइट पर डाल के उसको नलीफाई कर दो इफेक्ट को, राइट। तो इसकी पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट, ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ इतना रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय अस अंटिल 1 अक्टूबर। तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे डाल दिए थे, हमने अभी तक एंट्री नहीं पास करी, तो भैया एंट्री पास कर लो, 469,600 टू कस्टमर डाल दो। तो कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में रिसीट डाल दी हमने, क्योंकि ये कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया है। हो गया ठीक, ये भी पॉइंट। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो करो बैंक चार्जेस को एंटर, बाय बैंक चार्जेस। लो जी, बाय बैंक चार्जेस, ये भी ठीक हो गया। तो जो जो हम ठीक कर सकते हैं वो करते चले जाएंगे। ऑन 6 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड 80,000 टू अखिल इन एरर। द बैंक क्रेडिटेड, ये गलती हमने नहीं करी, किसने करी गलती? पासबुक में गलती हुई है, इसका मतलब इसकी करेक्शन तो बैंक करेगा। भाई पासबुक तो मैं लिखता ही नहीं ना, तो जब मैं पासबुक लिखता ही नहीं, इसका मतलब ये करेक्शन बैंक के एंड पे होनी है। और क्योंकि हम एडजस्टेड कैश बुक में इसका कुछ कर नहीं सकते, तो जब हम अपना बैलेंस मैच करवाएंगे तो ये बीआरएस के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी? बीआरएस के अंदर जाएगी। ठीक है जी, तो बीआरएस के अंदर 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 560 वॉज डिस्काउंटेड बाय द बैंक। दिस बिल वॉज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अखिल। ये बिल बाउंस भी हो गया, डिसऑनर हो गया, हमने डिसऑनर की एंट्री नहीं पास करी, तो कर दो डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर की एंट्री पास करोगे तो बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा। तो बाय कस्टमर 5,60,000। ठीक है, तो जो बिल डिसऑनर हुआ उस बिल की एंट्री क्या पास होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक में हमने बैलेंस कम कर दिया। लास्ट पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आर
53.04, तो ये भी टाइमिंग इशू है बच्चों, टाइमिंग डिफरेंस है, BRS का पार्ट है, इट नीड्स नो रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक। खत्म। तो इसका मतलब अब अगर आप कैश बुक का क्रेडिट का टोटल करो, कैश बुक के डेबिट का टोटल करो, तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है? आपका डिफरेंस आ रहा है 44,968 ओवरड्राफ्ट। अभी भी है तो ओवरड्राफ्ट ही, OD ही है, नेगेटिव बैलेंस है। इसका मतलब अब हम जब BRS बनाएंगे तो हम नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। BRS जब हम बनाएंगे तो हम नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। तो हम बना रहे हैं अब BRS स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है जी बैलेंस एज पर कैश बुक? अभी आपने निकाला 44,968। तो मैं इसको बच्चों नेगेटिव से स्टार्ट करता हूं। आप लोग कई बार ओवरड्राफ्ट के केस में अलग तरीके का फॉर्मेट यूज करते हो, तो मैं हमेशा इसको नेगेटिव से स्टार्ट करता हूं ओवरड्राफ्ट को, बाकी सारी एनालिसिस मेरे सेम रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट क्या था? BRS वाला। अ चेक ऑफ 52,56,000 डिपॉजिट किया था हमने, लेकिन वो बैंक में क्रेडिट 30 सितंबर के बाद हुआ है, 3 अक्टूबर को हुआ है ना। तो इसका मतलब ये चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिया, कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन पासबुक छोटी है। तो हम क्या करेंगे? 52,56,000 माइनस कर देंगे। क्या है? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। ये पैसा बैंक में नहीं आया, पासबुक छोटी है, कैश बुक बड़ी है, हम कैश बुक पे खड़े हैं, हमें पासबुक पे जाना है, तो हम माइनस कर देंगे। फिर था हमारा एक पॉइंट नंबर 5, द बैंक क्रेडिटेड 80,000 टू अखिल इन एरर। ये बैंक ने गलती से पासबुक में पैसा डाल दिया, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक छोटी है, तो हम पासबुक पे जाने के लिए 80,000 ऐड कर देंगे। एरर बाय बैंक। और एक पॉइंट और था हमारा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट 53,04,000। ये चेक हमने लोगों को दिए पर लोग अभी तक पैसा लेने नहीं गए। इसका मतलब कैश बुक कम है, पासबुक ज़्यादा है, तो कैश बुक में ऐड कर देंगे। चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, खत्म, बस। 44,968 नेगेटिव है, माइनस 52,56 प्लस 80 प्लस 53,04,000, बैलेंस आ गया 83,032। बच्चों बैलेंस आया पॉजिटिव, और ये बैलेंस क्या है? एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस कितना होता है? पॉजिटिव, क्रेडिट होता है। और यही हमारे को क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो, ठीक है ना, 83,032। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। हम कैश बुक को पहले ठीक करते चले गए, हमने रिवाइज्ड कैश बुक बैलेंस निकाला, वहाँ से उसको बैंक के पासबुक के बैलेंस के बराबर BRS के अंदर करके दिखाया। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A। फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट प्रोवाइडेड बाय प्रवीण related to financial year 23-24 and there are certain figures missing in these accounts। कहता है आपको 3 अकाउंट तो दे दिए, रॉ मटेरियल का, क्रेडिटर का और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लेकिन इनमें से कुछ कुछ वैल्यूज मिसिंग है। अब देखते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल को पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल में क्या बोला उसने? ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा था हमारे पास 1,27,000। कितना हमने परचेज किया क्रेडिटर से, ये मिसिंग है। कितना हमने परचेज किया क्रेडिटर से, ये मिसिंग है। कितना हमने कंज्यूम किया, ये यहाँ मिसिंग है। और कितना हमारे पास बचा हुआ है, ये भी बैलेंस मिसिंग है। तो इसके अंदर 3 वैल्यूज मिसिंग है। अभी आगे चलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट को पढ़ो। ये हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 15,70,000 रुपये। हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट भी कर दी पूरे साल भर में 23,50,000 रुपये, और फिर भी हमारे क्रेडिटर्स का बैलेंस खड़ा है 6,60,000 रुपये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने क्रेडिटर से सामान खरीदा होगा। तो खरीदा होगा तो मतलब बाय
रॉ मटेरियल ब्रैकेट परचेज, खरीदा होगा ना, तो टोटल करो 23,50,000 प्लस 6,60,000, टोटल आ गया 30,10,000 माइनस 15,70,000। तो इसका मतलब 14,40,000 रुपये का सामान आपने परचेज किया होगा। ये है इसकी बैलेंसिंग फिगर। अब क्योंकि आपने 14,40,000 रुपये का सामान परचेज किया है, वही तो यहाँ पर डालना है, 14,40,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये फिगर हमने क्रेडिटर अकाउंट से डाल दी। क्रेडिटर अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका है। क्रेडिटर अकाउंट में और कुछ नहीं है भाई, ओपनिंग खड़ा था क्रेडिटर, परचेज किया, पेमेंट करी, क्लोजिंग बचा हुआ है क्रेडिटर, और कुछ नहीं है क्रेडिटर अकाउंट के अंदर। रॉ मटेरियल को चेक करो, ओपनिंग रॉ मटेरियल था हमारे पास 127, हमने और खरीदा 14,40 का। अब इसमें से कितना कंज्यूम हो गया, ये कहाँ मिलता है हमारे को? सर कंजम्पशन मिलती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर उसने हमारे को एक वैल्यू मिसिंग दी हुई है, रॉ मटेरियल। वो क्या कह रहा है? टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी है 17,44,000 रुपये, वेजेस का खर्चा दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ वो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो बैलेंसिंग कर देते हैं इसकी, सिंपल 17,44,000 रुपये माइनस 365, ये माइनस कर दो 365, 215, 249। तो 9,15,000 रुपये ये आ गया हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन कहाँ चली जाएगी? रॉ मटेरियल अकाउंट के अंदर, 9,15,000 रुपये, राइट। अब रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो आप। 127 का ओपनिंग था, 14,40 का आपने और परचेज कर लिया। 127 का ओपनिंग था, 14,40 का आपने और परचेज कर लिया, 9,15,000 आपने कंज्यूम कर लिया, तो 6,52,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। तो ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। और ये कहाँ से आई सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चलते हैं वापस। अब कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 12 लाख रुपए आपने करी थी 1 अप्रैल को साल की शुरुआत में, पर उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए। इट हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। दिस मशीनरी इज चार्जेबल एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 15%। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर रखी है ये किसी और मशीन की होगी, क्योंकि ये वाली मशीन 12 लाख की आपने खरीदी तो है पर रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो इसका मतलब इसकी डेप्रिसिएशन अभी तक आपने चार्ज करी नहीं है, तो आपको चार्ज करनी चाहिए। 12 लाख के ऊपर 15% पूरे साल की डेप्रिसिएशन होती है 1,80,000 रुपये। इसका मतलब आपकी जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिख रही है आपको वो कम है। ठीक कैसे होगी? 2,15,000 आपने चार्ज कर रखी है, 1,80,000 और चार्ज कर लोगे तो कितनी आ जाएगी? 3,95,000। तो आपकी डेप्रिसिएशन 395 होनी चाहिए। तो हम इसको करेक्ट करेंगे जब हम अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो गई 395। तो एक काम करते हैं, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे चलते हैं। लो जी, 395 जो अभी हमने कैलकुलेट किया हमने वो डाल दी। 9,15,000 रुपये हमारा रॉ मटेरियल कंजम्पशन था, वो तो बिल्कुल सही है, वो भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी सही है। तो दिस इज़ ओके, दिस इज़ नाउ ओके। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट के ऊपर। अगले पॉइंट में कहता है क्वेश्चन, वेजेस, ये जो आपको वेजेस दिख रही हैं यहाँ पर 365 की, ये 365 की वेजेस कैसे बनी? जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं 315 उनकी वेजेस हैं, जो लेबर ऑफिस में काम कर रही है 50,000 उसकी लेबर है। तो टोटल 365 जो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट पे दिख रही है ये उसका ब्रेकअप है। पर क्या ये सही है? सर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे को लेता है, ऑफिस के खर्चे तो नहीं लेता। इसका मतलब 365 नहीं आना था यहाँ पर केवल 3,15,000 रुपये आना था। तो हम इसको ठीक करेंगे और 3,15,000 रुपये ही केवल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की 3 आइटम्स बिल्कुल ठीक हो गई हैं। 9,15 रॉ मटेरियल कंजम्पशन, वो पहले ही बैलेंसिंग फिगर से ले लिया था हमने।
वेजेस हमने ठीक कर दी क्योंकि वेजेस केवल और केवल फैक्ट्री की लेनी है, ऑफिस की नहीं लेनी है। डेप्रिसिएशन हमारी अंडर बुक्ड थी, हमने उसको बुक कर लिया है। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिख रहे हैं 249 के, इसकी भी कहानी नीचे दी हुई है कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम। इस 249 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 80 इंक्लूडेड है, लेकिन जिसमें से 25% तो आप ऑफिस की बिजली मान लो। 80,000 249 के अंदर हैं, लेकिन इस 80,000 का 1/4 25% यानी कि 20,000 रुपये तो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है। भाई ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये जो 249 हमारा खर्चा है, इसमें से 20,000 रुपये खर्चा मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है, फैक्ट्री का नहीं है, तो नहीं आना चाहिए, माइनस। फिर फ्यूल का खर्चा, भाई फ्यूल कहाँ लगता है, ऑफिस में थोड़ी लगता है, फ्यूल तो फैक्ट्री में लगता है, तो ये सही है, ओके है, इसका कुछ नहीं करना। फ्रेट इनवर्ड, माल खरीद के लाना है, ओके, इनवर्ड का खर्चा है। और कहता है डिलीवरी चार्जेस, कस्टमर को जो हमने डिलीवरी करी है उसके चार्जेस हैं 22,000 रुपये। ये आउटवर्ड का खर्चा है। आउटवर्ड का खर्चा बच्चों मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है। इसका मतलब ये 22,000 रुपये भी मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हैं। इसका मतलब सर 249 में से 20 और 22 निकल जाएंगे तो 2,07,000 रुपये ही केवल हमारे मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है। तो बच्चों ये लो, 2,07,000 रुपये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, जो कि सही है। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी आ गई, वेजेस भी आ गई, डेप्रिसिएशन भी आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गई, इन सब का टोटल जो बना वही हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, विच इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू दी ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बन गया। रॉ मटेरियल अकाउंट मैंने आपको बना दिया था, 652 आया था हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा, क्लोजिंग स्टॉक, वो भी ओके हो गया। उसके बाद क्रेडिटर अकाउंट से हमने 14,40,000 रुपये की परचेज निकाली थी। क्रेडिटर अकाउंट से हमने 14,40,000 रुपये की परचेज निकाली थी। लो जी, ये भी ओके है, ऑल गुड। हाँ सर, तो लो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। राम लखन भरत, पार्ट बी। राम लखन भरत आर पार्टनर्स ऑन 1st of April, देयर फिक्स्ड कैपिटल इज 1,50,000, 75,000, 75,000। ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, भरत वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 साल की। भरत को सैलरी देनी थी आपने 15,000 की। ऑल पार्टनर्स वर टू बी गिवन IOC 5% पर एनम। हर पार्टनर को आपने IOC भी देना था। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज शुड बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल की रेशियो बचाओ क्या है, 1,50,000, 75,000, 75,000, यानी कि रेशियो एक्चुअली में यूज होनी थी 2:1 की, 2:1 की। ये आपकी PSR है। तो ये करना था एज पर डीड, लेकिन ऐसा किया नहीं, गलती हो गई। हमने क्या किया है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2023 99,000 एंड फॉर द ईयर 24 1,35,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट द अबव एडजस्टमेंट। कहता है गलती ये हो गई कि 2 सालों के जो प्रॉफिट्स थे हमने वो इक्वल बांट दिए विदाउट कंसिडरिंग दी पॉइंट्स गिवन इन दी डीड। तो डीड के हिसाब से नहीं किया ना आपने। अब आपसे क्या मांग रहा है, वो कहता है एक एडजस्टमेंट एंट्री करो ना सब कुछ ठीक करने के लिए, तो कर देते हैं भैया। ऐसे क्वेश्चन में मैंने हमेशा आपको क्या सिखाया था, ऐसे में मैंने आपको सिखाया था राम लखन भरत, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, एडजस्टमेंट एंट्री। ऐसा ही है ना। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है। मैंने 99,000 और 1,35,000, बच्चों कितना हुआ, 135 + 99 2,34,000 रुपये। ये पिछले 2 साल का प्रॉफिट है, ये गलती से मैंने बराबर बांट दिया। इसका मतलब 2,34,000 रुपये गलती से मैंने बराबर बांट दिया, डिवाइडेड बाय 3। 78 इसको बांट दिया, 78 इसको बांट दिया, 78 इसको बांट दिया। गलत हो गया ना। पर अगर यही 234 मैं सही बांटता तो क्या करता।
सर अगर मैं सही बांटता तो सबसे पहले मैं भरत को सैलरी देता 15,000 एक साल की, 15,000 दूसरे साल की। इसका मतलब भरत को सैलरी मिलती 30,000 की। भरत को सैलरी मिलती 30,000 रुपये की। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 सालों की। उसके बाद दोनों सारे पार्टनर्स को आईओसी मिलता 5-5% 2-2 सालों का, है ना। 5-5% 2-2 सालों का। फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब आईओसी सेम ही रहेगा। तो सीधा ही 5%, 5%, 10% कर देते हैं। 10% इसका भी, 10% इसका भी, 10% इसका भी। इसका मतलब आईओसी मिलता है इसको 15,000, इसको आईओसी मिलता 10% 15,000, इसको मिलता 7,500, इसको मिलता 7,500। ठीक है। और जो अब बच जाता, हमारे पास कितना है? हमारे पास सर 2,34,000 है 2 सालों का, जिसमें से 30,000 की सैलरी दे दी और 15,000 और 15,000 का इंटरेस्ट दे दिया। अब रिमेनिंग है 174। ये रिमेनिंग सर बटता 2:1 की रेशो में, डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब प्रॉफिट मिलता 43,500 और डबल 87,000, विच मीन्स राम को क्या मिलता? 87 + 15, 1,02,000 रुपये। अगर सब कुछ सही होता तो 43,500 + 7,500, इसको मिलते 51,000 अगर सब सही होता तो, और इसको मिलते 81,000। बस इसका टोटल नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसका टोटल है ये करेक्ट वैल्यूज। ठीक है। अब एडजस्टमेंट कर देते हैं। एडजस्टमेंट सर कैसे करें? बड़ा सिंपल भाई, मिलने थे 1,02,000, अभी तक कितने मिले हैं? 78। तो 1,02,000 - 78, इसका मतलब 24,000 रुपये इसको और मिलेंगे क्रेडिट। इसको 78 मिले हैं, 51 मिलने थे, 27 इसके पास फालतू हैं, इससे ले लो। और 81 और 78, 81 मिलने थे, 78 मिले हैं, इसका मतलब 3,000 रुपये इसको और दे दो। तो इससे लेके इसको भी दे दो, इससे लेके इसको भी दे दो, अपनी जर्नल एंट्री पास कर लो। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी लखन डेबिट 27,000 टू राम एंड टू भरत। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। राम कैपिटल आएगा कि करंट आएगा? लखन कैपिटल आएगा कि करंट आएगा? भरत कैपिटल आएगा कि करंट आएगा? बताओ सर। सिस्टम कौन सा चल रहा है? सिस्टम चल रहा है सर फिक्स्ड। ये देखो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम चल रहा है, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम। इसका मतलब यहां पर करंट अकाउंट यूज होंगे, तीनों में करंट अकाउंट यूज करना। तो ये हमारी एंट्री है। चेक कर लेते हैं। लखन 27, राम और 24 और 3। ठीक है। लखन से लिए, राम को दिए, भरत को दिए। ठीक है। लखन से लिए, राम और भरत को दे दो। लो जी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसी का ही सी पार्ट है हमारे पास। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर्स आर 2020 में प्रॉफिट था, 2021 में लॉस था, 2022 का प्रॉफिट था, 2023 का प्रॉफिट था। 20, 21, 22, 23 4 सालों के आपको प्रॉफिट लॉस दिए हैं। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपने एवरेजली बिजनेस के अंदर कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है। आपको जो रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो है 10%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न आप चाहते हो 10%। द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर इज 6,000 पर एनम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 times द सुपर प्रॉफिट ऑफ एवरेज ऑफ 3 years। क्या बोल रहा है? गुडविल की वैल्यू निकालो 2 times सुपर प्रॉफिट। और ये जो सुपर प्रॉफिट निकालना है, ये निकालना है पिछले 3 सालों की एवरेज के बेस पे। ठीक है, पिछले 3 सालों की एवरेज कर लेते हैं। पिछले 3 साल कौन से हैं? 75,
50 और 17 का लॉस, तो 75,000 प्लस 50,000 माइनस 17,000 का लॉस, ये बनता है 1,08,000। 1,08,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज आ गया 36,000 रुपये। इसका मतलब आपका एवरेज पिछले 3 सालों का प्रॉफिट कितना है? 36,000 रुपये। 6,000 रुपये अभी आपकी ऑन एन एवरेज ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट में इनकम हो सकती थी, तो आप 6,000 रुपये की पार्टनर की रेम्यूनरेशन दोगे। तो इसका मतलब आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये। अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आप कमाते अगर आप कुछ रिस्क ना लेते? ये 2 लाख रुपए आप सीधा सीधा रिस्क फ्री रिटर्न में डाल देते, तो इस 2 लाख के ऊपर आपको 10% मिलता। तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज 2 लाख का 10%, सर 20,000 रुपये बनता। हाँ, तो आपको 20 कमाने चाहिए थे रिस्क फ्री, आपने कमाए कितने? 30। तो इसका मतलब सुपर कितना कमाया आपने? 10। आपने सुपर कितना कमाया? 10। और गुडविल क्या है? गुडविल है 2 टाइम्स योर सुपर, इसका मतलब 2 टाइम्स योर 10,000, तो गुडविल विल बी 20,000 रुपये। लो जी लो, गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 रुपये। राइट, चलो अभी तक तो बड़ा सिंपल चल रहा है सारा कुछ। हाँ सर बिल्कुल सिंपल चल रहा है, सब कुछ आता है, पूरे नंबर लेके आएंगे सर, पूरे नंबर पेपर में, पूरे नंबर। लो फिर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा एसोसिएट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई। 2 पार्टनर है एक्स और वाई। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 5:3। उनकी 31 मार्च 2024 को पोजीशन दे रखी है। इस दिन क्या कहता है? इस दिन Z को एडमिट कर लिया है, Z को एडमिट कर लिया है, और Z को क्या मिलेगा? 1/5 शेयर। तो अभी X और Y 2 पार्टनर हैं, 5:3 के पार्टनर हैं, Z को बोला तुझे 1/5 मिलेगा। क्या क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको न्यू रेशो मिलती है? यहाँ पर जाके क्वेश्चन खत्म हो रहा है। क्या इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप नज़र मारो तो आपको न्यू रेशो मिलती है? नहीं। क्या ये बताया है कि Z अपना 1/5 हिस्सा कितना X से लेगा, कितना Y से लेगा? नहीं सर। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन X एंड Y विल रिमेन सेम 5:3। सर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों चाहिए? चाहिए है ना, गुडविल की एडजस्टमेंट अगर करनी पड़े तो चाहिए, और न्यू रेशो भी चाहिए हमारे को। तो क्या हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। न्यू रेशो कैसे निकलेगी भाई? अगर Z को आप 1/5 दे दोगे तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 4/5 रिमेनिंग रह जाएगा सर 4/5। इस 4/5 में X का कितना? जितना पहले था, 4/5 का 5/8 और 4/5 का 3/8 कितना आ जाएगा? ये इसको काटो तो, काटो मत, 20/40। तो रेशो बन जाएगी 20/40, 12/40 एंड इसको भी बाई 40 कर लो तो 8/40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 3, 5। ये आ गई बच्चों न्यू रेशो, न्यू PSR X, Y, Z। तो हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकालनी चाहिए थी, न्यू रेशो भी निकालनी चाहिए थी, ओल्ड रेशो भी है, और Z का हिस्सा भी है। यहाँ तक अपने को सवाल समझ आता है। आगे चलते हैं। सवाल कहता है आगे, Z 2,40,000 कैपिटल लेके आएगा, 32,000 रुपये अपनी गुडविल का हिस्सा लेके आएगा। अगर Z 32,000 रुपये गुडविल का हिस्सा लेके आएगा तो ये 32,000 रुपये सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:3 में बांट दिए जाएंगे बिटवीन X एंड Y। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। 32,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, तो 20,000 रुपये हम X को दे देंगे, 12,000 रुपये हम Y को दे देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, और 2,40,000 हमारे पास Z का कैपिटल आ गया। ओके, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 15%, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 40%, प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 6,000 रुपये फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग, ये भी प्रोवाइड करनी है।
यहाँ तक अगर हम पढ़ें तो यहाँ तक हम अपना सवाल बना सकते हैं। सवाल ने मुझसे बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, न्यू रेशियो निकाल दी, बैलेंस शीट अभी बनाएंगे। लो जी, फटाफट से सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बोलता है प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करो 15%। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1,70,000 का 15% होता है जी 25,500। मशीनरी डेप्रिशिएट कर दी, 25,500 कम हो गई। अब अगर मशीनरी को कम किया तो नई जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें भी वैल्यू को घटा दो, नई बैलेंस शीट में भी वैल्यू को घटा दो। 1,70 माइनस 25,500 तो मशीनरी की वैल्यू घट गई 144,500। वापस चलते हैं सवाल पे। सवाल ने मुझे बोला बिल्डिंग को बढ़ाओ 40%, बिल्डिंग की वैल्यू 40% इंक्रीज करो, इसके ऊपर 40% निकालो। 3,80,000 इंटू 40%, इसका मतलब 1,52,000 रुपीज़ बढ़ गया लैंड। तो 380 था, 152 बढ़ गया तो कितना हो गया? 532। और ये जो 152 बढ़ा ये रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट 152। फिर उसने क्वेश्चन में मुझे बोला था कि जो डेटर है ना आपके, उसके ऊपर 5% प्रोविज़न बनाना है। तो डेटर कितने के हैं? 60,000 के। 5% प्रोविज़न कितना हुआ? 3,000 रुपये। तो 5% प्रोविज़न 3,000 बनाया। डेटर कितने के थे? 60 के। तो बैलेंस शीट में कितने रह जाएंगे? 57 के। 60 माइनस 3 का प्रोविज़न 57। फिर क्वेश्चन ने मुझे एक और बात बोली थी। क्वेश्चन ने कहा था 6,000 रुपये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लो। आपने रिपेयर कराई थी, रिकॉर्ड नहीं किया, तो कर लेते हैं रिकॉर्ड। एक बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रिपेयर आ जाएगी 6,000, प्रोविजन बन गया, और रीवैल्यूएशन में लॉस बुक हो गया 6,000 का। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्लोज करोगे तो आपके पास 152 माइनस 25,500 माइनस 3,000 माइनस 6,000, आपके पास 1,17,500 का प्रॉफिट आएगा ऑन रीवैल्यूएशन, जिसको आप 5:3 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 73,438 एंड 44,062, ये आपके कैपिटल में चला जाएगा। अब सर क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं? 410, 330। तो ओपनिंग डाल दिया 410, 330। अभी जो प्रॉफिट आया है ये वाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हम कहाँ डाल देंगे? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट डाल देते हैं बाय रीवैल्यूएशन। उसके बाद क्या जेड ने 2,40,000 रुपये दिए थे? हाँ सर, 240 दिए थे। देखो यहाँ पर आप 240 भी डाल सकते हो, फिर यहाँ पर 32 की एडजस्टमेंट मत करना, है ना। 240 डाल के 32 की एडजस्टमेंट जेड से मत करना, लेकिन यहाँ पर आप प्रीमियम फॉर गुडविल से एडजस्टमेंट कर देना। हमने करा था ना प्रीमियम फॉर गुडविल, 32 में से 20 और 12 दोनों को मिलेंगे, क्योंकि वो कैश में लेके आया था। तो 20 और 12 हम यहाँ पे डाल देते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ तो 272 डाल के कैश में, फिर पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करके इन दोनों को दे दो जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिया है, या फिर इस 272 की जगह पे 240 डाल दो और फिर यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल से एडजस्टमेंट कर देना। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ? ये देखो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट पड़ा है। याद करो, जब भी एडमिशन या रिटायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं? पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस, इनको हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो इसको एक्स और वाई 5:3 में बांट दो। तो एक्स और वाई में 5:3 में बांट देते हैं। 70 और 42, 1,12,000 रुपये बांट दिया। अब लास्ट पॉइंट पे आ गए हम क्वेश्चन के। इमीडिएटली आफ्टर जेड्स एडमिशन, कहता है जेड की एडमिशन होने के बाद द गुडविल ब्रॉट बाय हिम वुड बी एडजस्टेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, वो हमने एडजस्ट कर दी है। उसके बाद कहता है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर वुड बी एडजस्टेड थ्रू देयर करंट अकाउंट्स इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब जेड के बेस पे ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई अपना कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? लो जी, जेड को हम दे रहे हैं 1/5 हिस्सा, जेड को हम दे रहे हैं 1/5 हिस्सा,
जिसके लिए वो 2,40,000 रुपये का कैपिटल लाया। इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना हो जाना चाहिए फर्म का? सर टोटल कैपिटल हो जाना चाहिए 240 गुना 5 विच इज 12 लाख रुपए। और सर ये 12 लाख का कैपिटल ही तो तीनों पार्टनर एक्स और वाई का होना चाहिए इन देयर न्यू रेशो एक्स वाई एंड जेड। सर न्यू रेशो थी 5:3:2, याद है ना, हमने साइड पे निकाली थी न्यू रेशो, पहले ही निकाल ली थी हमने, ये रही। इसका मतलब कैपिटल कितना कितना होना चाहिए? इसका कैपिटल होना चाहिए 6 लाख, इसका होना चाहिए 360, इसका होना चाहिए 240। भाई Z तो 240 के बदले 240 ही लाया है, Z का तो कैपिटल ओके है, बैलेंस कर दो, अकाउंट ओके हो गया उसका, ये रहा बैलेंस। लेकिन X का 6 होना चाहिए तो हमने बैलेंस लिख दिया 6 लाख, Y का 360 होना चाहिए, हमने बैलेंस लिख दिया। अब इस अकाउंट का जब आप टोटल बैलेंस करोगे ना तो डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो X के करंट और Y के करंट में एडजस्ट कर देना। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया X करंट, और इसका डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है तो हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया Y करंट, ठीक है ना। तो X का कैपिटल कम था इसलिए हमने X के करंट अकाउंट को डेबिट करके X के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। Y का कैपिटल ज़्यादा लगा हुआ था इसलिए हमने Y के कैपिटल को डेबिट करके Y के करंट को क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब X का करंट एसेट साइड पर दिखेगा और X का करंट एसेट साइड पर दिखेगा, है ना, ये दिखा आपको 26,562, X का करंट एसेट साइड पर दिखेगा और Y का करंट लायबिलिटी साइड पर दिखेगा। कैपिटल अभी हमने एडजस्ट कर दिया था 6 लाख 360 और 240, बाकी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट से उठा लेंगे। 54,800 क्रेडिटर्स हैं, 54,800 क्रेडिटर्स उठा लिए। उसके बाद स्टॉक 145 का है, फर्नीचर 109 का है, 145 और 109। कैश अकाउंट चेंज हो जाएगा। कैश में क्या हुआ था, हमारे पास 42,060 पड़े थे, 42,060 पड़े थे, 2,40,000 वो कैपिटल लाया था, 32,000 रुपये वो प्रीमियम लाया था। तो इसका मतलब हमारा 42,060 प्लस 2,40,000 प्लस 32,000, 3,14,060 रुपये कैश का बैलेंस होना चाहिए। लो जी, राइट, 3,14,060 रुपये। ऐसा करने से आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी। Ram carried on business as a retail merchant. He has not maintained his regular books of accounts. Regular books of accounts उसने बनाई नहीं, इसका मतलब सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, आधे अधूरे खाते बना रखे हैं। However, he maintained 10,000 in cash. He always maintained, यानी कि हमेशा एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास कैश का बैलेंस कितना होता है, 10,000 रुपये का। एंड ही डिपॉजिटेड द बैलेंस इनटू बैंक अकाउंट, और जो भी उसके पास 10,000 से ज़्यादा बचता था वो बैंक में जमा करवा देता था। ही इन्फॉर्म्स यू दैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, ही सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। हमेशा वो अपना सामान 25% के जीपी पर बेचता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ये आपको ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन को पढ़ लो एक बारी। कैश, क्रेडिटर, बैंक, डेटर, स्टॉक। स्टॉक मिसिंग है क्लोजिंग का। सर स्टॉक जो मिसिंग है कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया ना जीपी रेशो, यहाँ से निकल जाएगा, COGS, सेल, जीपी, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग। अब उसकी पासबुक को जब हमने पढ़ा, पासबुक कौन बनाता है, उसका बैंक। बैंक तो सही बना रहा है ना, हम नहीं बना रहे पूरा कुछ, लेकिन बैंक तो सब कुछ सही बना रहा है। तो जब हम उसकी पासबुक लेके आए तो पासबुक को पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें मिली हमारे को, ठीक है। फिर कहता है ही इन्फॉर्म्स दैट ही पेड द क्रेडिटर्स इन कैश एंड सैलरीज, ही हैज ड्रॉन कैश। ओके, मांगा क्या है, मांगा क्या है हमसे, ट्रेडिंग बनाओ, P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तीन तो फॉर्मेट ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट के बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें बनाना चाहिए एक कैश बुक। हमें क्या बनानी चाहिए, एक कैश बुक। क्यों सर, क्योंकि हमारे को कैश की भी बहुत सारी आइटम्स दी हुई हैं और हमारे को बैंक से भी रिलेटेड बहुत सारी आइटम्स दी हैं, तो हमारे को एक कैश बुक बनानी चाहिए। तो सबसे पहला काम करते हैं कैश बुक बनाने का। और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना हम डेटर अकाउंट भी बनाते हैं,
सेल निकालने के लिए, हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं परचेज निकालने के लिए। तो हमारे को कैश बुक भी बनाना चाहिए, हमारे को क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना चाहिए, हमारे को डेटर अकाउंट भी बनाना चाहिए। डेटर सेल निकालने के लिए, क्रेडिटर परचेज निकालने के लिए, कैश और बैंक की पोजीशन को चेक करने के लिए। तो साथ में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के साथ में एक बनाएंगे ट्रेडिंग, एक बनाएंगे P&L, एक बनाएंगे ट्रेडिंग, एक बनाएंगे P&L, एक बनाएंगे बैलेंस शीट। ये तो सवाल ने हमसे मांगी ही है, ये तो हम बना के ही देंगे उसको। साथ में एक बनाएंगे डेटर अकाउंट, अभी मैंने आपको बताया डेटर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द सेल्स। फिर एक बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेज, और एक बनाएंगे कैश बुक, एक बनाएंगे कैश बुक। ठीक है जी, लो एक एक आइटम पढ़ते हैं, एक एक आइटम को डालते हैं। और सर हमारे को क्योंकि ओपनिंग फिगर्स दिए हैं लेकिन कैपिटल नहीं दिया, तो हमारे को एक बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। लो भाई लो, कितना ज़्यादा काम करवा रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। 7th पॉइंट, सबसे पहले हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट फटाफट से। ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश 10,000, क्रेडिटर्स 40,000, तो कैश 10,000, क्रेडिटर्स 40,000, कैश एट बैंक क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है 50,000 का, ओवरड्राफ्ट 50,000, डेटर्स 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक 280, डेटर्स 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 280। ऐसा करने से आप अपनी बैलेंस शीट को टोटल कर लेना। बैलेंस शीट को टोटल करोगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 3 लाख रुपए बैलेंसिंग फिगर। ये ओपनिंग कैपिटल कहाँ जाएगा? ये ओपनिंग कैपिटल जाएगा सर जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फटाफट से हम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे चलते हैं, वहाँ पर हम ये ओपनिंग डाल देते हैं 3 लाख। मैच हो गया। अब क्लोजिंग फिगर्स भी डाल देते हैं। 10,000 कैश, 10,000 कैश, 90,000 के क्रेडिटर्स टैलिड, उसके बाद 80,000 बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस पॉजिटिव है 80,000 एसेट साइड पर। फिर डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 350 डेटर्स डाल देते हैं 3,50,000। क्लोजिंग स्टॉक आना तो है पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं है, तो अभी ये मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, अभी निकालेंगे बाद में। तो जो जो चीज़ें हमें मिलनी थी हमने बना दी। अब क्या कहता है, अब हमने बनाना था कैश और बैंक अकाउंट, तो कैश और बैंक अकाउंट पे चलते हैं, और डेटर पे भी जाना था, स्टॉक पे भी जाना था, सब पे जाना था। तो लो जी, सबसे पहले बनाते हैं हम कैश बुक। ओपनिंग बैलेंस कैश का 10,000, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कैश का 10,000, क्लोजिंग बैलेंस कैश का 10,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पर 10,000। बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक का -50 और पॉजिटिव 80, तो नेगेटिव ओपनिंग पॉजिटिव 80। यहां तक ओके हो गया? ठीक है जी। अब जो जो चीजें बोल रहा है हम वो लिखते चले जाते हैं। उसने बोला क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए पासबुक से, यानी कि बैंक से 7 लाख, क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए 7 लाख, डाल दिए। क्या सर ये वाली चीज़ क्रेडिटर अकाउंट में भी जाएगी? हाँ बिल्कुल क्रेडिटर अकाउंट में जाएगी। ये लो पेमेंट 7 लाख, तो ये ओपनिंग बैलेंस पड़ा था क्रेडिटर का, ये क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपको दिए हुए हैं, 7 लाख हमने पेमेंट करी है, यहाँ डाल दिया। इसके बाद पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस 1,20,000 हमने खर्चा पे किया पासबुक से, तो 1,20,000 जो खर्चा पे किया पासबुक से वो यहाँ आ गया। 1,20,000 जो हमने खर्चा पे किया, सर ये खर्चा जो हमने 1,20,000 पे किया है क्या ये हमारे P&L अकाउंट में भी जाएगा? बिल्कुल, ये हमारे P&L अकाउंट में भी जाएगा। ये देखो, ओके आगे चलते हैं। देन क्वेश्चन कहता है 7,50,000 आपको डेटर से मिले, बैंक में 7,50,000 डेटर से मिले, तो 7,50,000 डेटर से मिले और डेटर की क्रेडिट साइड पर भी आएगा। तो डेटर का ओपनिंग, क्लोजिंग, पेमेंट, तो ये आ गया इसकी बैलेंसिंग फिगर डेटर की। क्रेडिट सेल 10 लाख रुपए हमने इसको उधार पर बेचा था, तो डेटर अकाउंट हो गया हमारा ओके। क्रेडिटर अकाउंट की बात करें
तो अभी पेंडिंग चल रहा है, आगे चलते हैं। लोन फ्रॉम लक्ष्मण, 1 लाख रुपए हमने लोन लिया है लक्ष्मण से, तो लोन लिया तो बैंक में आया, तो बैंक में आया। और क्योंकि ये लोन अभी हमने पे नहीं किया है, तो इसका मतलब ये सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, बिल्कुल आएगा जी। 1,05,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अभी बात करते हैं। यहाँ पर अभी 1 लाख आया है, ठीक है, अभी इसमें इंटरेस्ट ऐड होना है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ, कैश में से विड्रॉल हुई, कॉन्ट्रा एंट्री, याद है, डबल कॉलम कैश बुक, कॉन्ट्रा एंट्री कैश और बैंक की, ठीक है। और क्या कहता है, फिर कहता है नीचे चलो, ही इन्फॉर्म्स दैट ही पेड क्रेडिटर्स 20,000 इन कैश, क्रेडिटर को 20,000 पेमेंट करिए कैश में, तो बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश। अब क्रेडिटर अकाउंट कंप्लीट हो गया, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या है, परचेज, 7,70,000 की परचेज, बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिटर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, कैश अकाउंट में अभी भी पेंडिंग है चीज़ें। 40,000 रुपये सैलरी पे करिए, ठीक है जी, 40,000 सैलरी पे करिए। फिर कहता है 80,000 रुपये ड्राइंग्स करिए कैश में, 80,000 रुपये ड्राइंग्स करिए कैश में। फिर क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर राम हैज़ नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल डाला नहीं है, कोई बात नहीं। और कहता है सरप्लस कैश जो कुछ भी है वो हमारी सेल से आया है। इसका मतलब अगर आप अब अपना बैंक चेक करो, बैंक की तो सारी एंट्रीज टैली हो चुकी हैं, बैंक अकाउंट टैली हो चुका है, 9,50,000 डेबिट, 9,50,000 क्रेडिट, लेकिन आपका कैश अकाउंट टैली नहीं हुआ है। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2,50,000 आ रहा है, लेकिन डेबिट साइड पे केवल और केवल ओपनिंग का 10,000 आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, कैश सेल। ये है आपकी बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस जो सवाल ने आपको बोला, ठीक है, कैश सेल यहां से मिल गई। अब चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर आराम से जाना। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या डालें, सेल। 2,40,000 रुपए की सेल ये रही कैश की, और डेटर अकाउंट में भी सेल थी हमारी उधार की। तो इसका मतलब सर टोटल सेल कितनी होगी, 10 लाख प्लस 2,40, 12,40,000 रुपए। टोटल सेल कितनी होगी, 12,40,000, 2,40 कैश की, 10 लाख डेटर से उधार की। क्या हमारे को ओपनिंग स्टॉक दिया था सवाल ने, बिल्कुल सर ओपनिंग स्टॉक दिया था 2,80,000, वो भी डाल देते हैं। परचेज हमें कहाँ से मिली थी, क्रेडिटर अकाउंट से, चेक करो। हमने जब क्रेडिटर अकाउंट बनाया था तो हमारे पास परचेज आई थी, ये रही 70,000, 7,70,000 की। तो ये 7,70,000 की परचेज हम डाल देंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ये लो। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि मैं जब भी कोई सामान बेचता हूं तो मैं 25% जीपी पे बेचता हूं। मैंने 12,40,000 का सामान बेचा है, बोलो हाँ सर, सेल करी थी 12,40,000 की, 25% मैंने जीपी कमाया है इसके ऊपर, तो 12,40,000 इंटू 25%, 3,10,000 मेरा क्या है, जीपी। तो क्या मैं जीपी डाल दूं 3,10,000, हाँ सर बिल्कुल डाल दो, ये रहा जीपी। तो ऐसा करने से आपके पास स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक सॉरी, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सर हम कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम डालेंगे बैलेंस शीट में, यहां डाल दी। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3,10 का प्रॉफिट आ गया, 3,10 का प्रॉफिट हम पीएनएल में शिफ्ट कर देंगे। अब हमें डालने हैं कुछ खर्चे। खर्चे सवाल ने पहले ही दे रखे थे हमारे को। खर्चों में एक खर्चा था बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000 का, एक खर्चा था सैलरी 40,000 की। दो खर्चे तो हम डाल सकते हैं, 40,000 की सैलरी, 1,20,000 का बिजनेस एक्सपेंस। अब आती है बात, जो हमने लोन लिया था, लोन कहाँ से लिया था सर, लक्ष्मण से लिया था, 1 लाख का लोन, 1 अक्टूबर 23 को 10% के ब्याज पे, 10% के ब्याज पे। तो इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इसको इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, 6 महीनों का कितना होगा 5,000। ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, तो इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस यहाँ बुक कर देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और क्योंकि ये अभी आउटस्टैंडिंग है तो ये बैलेंस शीट में भी ऐड हो जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पर 1 लाख लिखा था, अब वो फिगर आपकी टैली हो गई 1,05,000 रुपये। ठीक है जी। तो पीएनएल की बैलेंसिंग फिगर आ गई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है सर, कैपिटल में ऐड,
145 कैपिटल में ऐड कर दिया, जो ड्राइंग्स कर रखी थी 80,000 रुपये की वो माइनस कर दी, तो कैपिटल आ गया 365। एसेट साइड पहले ही हमारी टिक हो चुकी है सारी की सारी, लाइबिलिटी साइड पे भी सारा कुछ टिक हो चुका है। इसका मतलब अब हमारा जो बैलेंस शीट का टोटल है 560 वो मैच करेगा। यस सर, करेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऑर्डर में अगर आप चलाओगे तो क्वेश्चन ईजीली आपका हो जाता है सॉल्व, बस ऑर्डर मेंटेन करना। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में हमेशा कैश बुक, कैश और बैंक बैलेंस, डेटर हमेशा निकलेगा सेल की वैल्यू निकालने के लिए, क्रेडिटर हमेशा बनाना पड़ेगा परचेज की वैल्यू निकालने के लिए। एक बार आपके पास सेल परचेज की वैल्यूज़ वगैरह आ जाती हैं, कैश बुक आपकी बन जाती है, फिर बस आपको फिगर्स को पुट इन करना है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट के अंदर। बड़ा सिंपल सा काम। क्वेश्चन नंबर 5, VB Wires was unable to agree the trial balance on 31 मार्च and they have raised a suspense account। सारा कुछ उन्होंने सस्पेंस में डाल दिया, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ईयर द एरर्स वर डिस्कवर्ड, तो ये नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन है, कोई बात नहीं। तो याद क्या रखा हमने, नेक्स्ट ईयर में जब रेक्टिफिकेशन होती है रियल अकाउंट नाम से रेक्टिफाई होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स नाम से रेक्टिफाई होते हैं, लेकिन सर अगर किसी नॉमिनल अकाउंट को रेक्टिफाई करना पड़ा तो हम उसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से रेक्टिफाई करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा है, पास द एंट्रीज टू रेक्टिफाई, 5 मार्क्स की 5 एंट्रीज हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, गलती से आपने रिपेयर्स को बिल्डिंग में डेबिट कर दिया, तो बिल्डिंग ज़्यादा हो गई, ठीक कर दो, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दो। अब बिल्डिंग को क्रेडिट तो कर दोगे लेकिन रिपेयर को डेबिट नहीं कर सकते, तो क्या डेबिट करोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट, क्योंकि रिपेयर एक नॉमिनल अकाउंट है। तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को तो ठीक कर दिया लेकिन रिपेयर की जगह पर डालेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट। फिर कहता है द फ्रेट कॉलम की जो एडिशन थी परचेज बुक के अंदर वो शॉर्ट है, इसका मतलब फ्रेट इनवर्ड गलती से कम बुक हुआ है, फ्रेट इनवर्ड कम है तो फ्रेट इनवर्ड बढ़ाना पड़ेगा, फ्रेट इनवर्ड तो खर्चा है, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा तो हम बुक नहीं कर सकते, अब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस, क्योंकि और कोई अकाउंट गलत नहीं है। फिर आते हैं जी, गुड्स ऑफ 3150 रिटर्न बाय अ कस्टमर 7 एंड कंपनी हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ 7 एंड कंपनी एंड ऑल्सो डिड द सेल रिटर्न। कहता है सेल रिटर्न हुई थी, 7 एंड कंपनी ने हमें सामान वापस किया था, एंट्री बननी चाहिए थी सेल रिटर्न टू 7, हमने सेल रिटर्न को तो डेबिट किया, गलती से 7 अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, तो 7 अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, होना था क्रेडिट, तो इसका मतलब 7 को डबल क्रेडिट दे दो, 3150 का डबल क्रेडिट दे दो 6300, और डेबिट किसको करेंगे, जब पता नहीं तो सस्पेंस अकाउंट। फिर कहता है सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड 90,000 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल बुक द टोटल ऑफ विच हैज बीन पोस्टेड टू सेल अकाउंट। बेचा क्या था, फर्नीचर, बुक किस में कर दिया, सेल में, तो सेल को कम कर दो, सेल डेबिट टू फर्नीचर, पर सर सेल तो नॉमिनल है, तो डेबिट क्या होगा, पीएनएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। लो जी, लास्ट, A bill of exchange received from Comfort and Company for 60,000 had been returned by the bank as dishonored and had been credited to the bank and debited to BR account। भैया जब बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड होता है और डिस्काउंटेड वाला बिल रिटर्न हो जाता है अनपेड, उसको आप डेबिट बीआर में नहीं करते, उसको आप डेबिट करते हो कस्टमर अकाउंट, क्योंकि बीआर तो खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो डेबिट क्या होना है, कंफर्ट एंड कंपनी, क्रेडिट क्या होना था, बैंक। कहता है बैंक तो सही क्रेडिट हुआ है, बैंक की चिंता नहीं, डेबिट हुआ है बीआर गलती से, तो बीआर को क्रेडिट कर दो और कंफर्ट को डेबिट कर दो, तो कंफर्ट को डेबिट, बीआर को क्रेडिट, एंट्री ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बाय फाजिल्का क्लब, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दो चीजें मांगी हैं, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन ने आपको ओपनिंग पोजीशन दी है, क्लोजिंग पोजीशन दी है, ओके, और बाकी नीचे बातें बोली हैं और एडजस्टमेंट्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, राइट। हमें क्या बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर, दोनों बना लेते हैं फटाफट से, हम फॉर्मेट बना लेंगे। एक हमने बना लिया रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट, उसी के नीचे हमने बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। अच्छा, अब एक एक आइटम टिक करते चले जाएंगे। सबसे पहले
क्वेश्चन ने हमें बोला है कैश ओपनिंग 55 है, तो ओपनिंग कैश रिसीट एंड पेमेंट में डाल दें। लो जी, ओपनिंग कैश एंड बैंक 55 हमने रिसीट पेमेंट में डाल दिया। क्लोजिंग पता नहीं, तो क्लोजिंग तो निकालना पड़ेगा, ये तो हमारा बैलेंसिंग फिगर से आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले चेक करते हैं नीचे, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज 1,50,000। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, वर्ड लिखना भूल गया। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर है 1,50,000। सर सब्सक्रिप्शन इनकम तो जाती है हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में, तो डाल दो 1,50,000 सब्सक्रिप्शन इनकम। अब सब्सक्रिप्शन इनकम के बेस पे सब्सक्रिप्शन वाली बातें करते हैं। हमें सब्सक्रिप्शन इनकम हुई है 1,50,000 की, ठीक है। पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी थी? सर पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, सर पिछले साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 70,000 रुपये। इसका मतलब पिछले साल की सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिल गई होगी, पर क्या वो 150 में है? नहीं सर, तो ऐड कर दो कैश निकालने के लिए। इस साल आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1 लाख, तो क्या वो 1 लाख इस 150 में है? हाँ सर, पर क्या कैश आया? नहीं सर, तो कैश निकालने के लिए माइनस कर दो, उल्टा काम। एडवांस सब्सक्रिप्शन, पिछले साल एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी थी? 12,500। किस साल की थी वो? इस साल की, तो क्या वो इस 150 में है? हाँ सर, लेकिन क्योंकि सर पिछले साल ही पैसा मिल गया था, इस साल पैसा थोड़ी मिला होगा, फिर से माइनस कर दो। और 15,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल मिली है अगले साल की, तो क्या वो इस 150 में है? ना सर, क्योंकि वो अगले साल की है, लेकिन क्योंकि इस साल मिला है कैश, तो वो ऐड कर दो। जैसे ही आप ये करोगे, आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। $122,500। लो जी, 122,500 ये आ गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारा कुछ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, फिर कहते हैं सैलरी पे करी है 30,000। भाई सैलरी जो पे करेंगे वो जाएगा पेमेंट साइड में 30,000, लेकिन खर्चा भी तो डालना है सैलरी का। अब खर्चा चेक करते हैं। फिर सैलरी 30,000 रुपये आपने पे करी है, सैलरी 30,000 रुपये आपने पे करी है। पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी 7500, इसका मतलब इस साल पे करी होगी, इस साल पे करी होगी, तो प्लस 7500 पेमेंट, सॉरी पेमेंट तो दी हुई है ना, इनकम एक्सपेंडिचर निकालना है। 30,000 सैलरी पेड है, 7500 पिछले साल की, तो माइनस, और इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 9,000, तो प्लस। ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा? सैलरी का खर्चा 31,500। ये 31,500 कहाँ चल जाएगा? एक्सपेंडिचर में। सैलरी 31,500, ठीक है। नेक्स्ट, तो सैलरी वाला पार्ट हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, कैश और बैंक हो गया। अब आते हैं हम आगे। 10% इन्वेस्टमेंट, 70,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे पास ओपनिंग थी, 35 की इन्वेस्टमेंट बची, इसका मतलब 35,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। ऐसा ही है, ये देखो नीचे क्वेश्चन कह रहा है फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 87,500, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट 87,500 की फेस वैल्यू की थी, जिसकी कॉस्ट थी 70,000। भाई 87,500 की जो फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 70,000 रुपये। हमने 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट को बेच दिया एट 80% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 87,500। 87,500 का 50% जो इन्वेस्टमेंट है, 87,500 का 50% यानी कि 43750 फेस वैल्यू वाली, उसको 80% वैल्यू पे बेच दिया, उसको 80% वैल्यू पे बेच दिया। इसका मतलब कितने में बेच दिया? 35,000 में। इसका मतलब आधी इन्वेस्टमेंट मैंने 35,000 में बेच दी और आधी इन्वेस्टमेंट बच गई। तो इसका मतलब सर 35,000 की वर्थ वाली इन्वेस्टमेंट 35,000 में ही बेच दी, प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है 35,000 रुपये। तो रिसीट एंड पेमेंट में लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,000 रुपये। ये 35,000 35,000 की कॉस्ट वर्थ वाली इन्वेस्टमेंट 35 में ही बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस।
राइट। अब द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज रिसीव्ड 7,000। अब ये तो बताया नहीं उसने कि ये इन्वेस्टमेंट कब बेची, क्या साल की शुरुआत में बेची, क्या साल के एंड में बेची, ऐसा तो सवाल ने आपको बताया ही नहीं। तो हम एज्यूम करेंगे, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर ही बेचा है, एट द एंड ऑफ द ईयर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है। इसका मतलब पूरे साल भर वो इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी, इसलिए पूरे साल भर की इंटरेस्ट हमें मिलना था। इंटरेस्ट बच्चों मिलता है हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट पे नहीं मिलता, फेस वैल्यू पे। तो इसका मतलब 87,500 का 10%, 8750 मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जिसमें से 7,000 रुपये का इंटरेस्ट मुझे मिल गया है। तो बाकी 1750 का इंटरेस्ट एक्रूड है। तो इनकम में कितना जाएगा? 8750। इनकम में इंटरेस्ट इनकम कितनी जाएगी? 8750। लेकिन मिला कितना? वो रिसीट में 7,000। रिसीट में कितना जाएगा? 7,000। रिसीट ऑफ कैश 7,000 ही हुआ है, लेकिन इनकम ऑफ इंटरेस्ट 8750 है, क्योंकि 1750 एक्रूड इंटरेस्ट है। ओके सर। अब आते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर ओपनिंग था 14,000 का, क्लोजिंग है 7,000 का। इसका मतलब 7,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया। सिमिलरली जैसे इन्वेस्टमेंट की बात थी, 7,000 रुपये की वर्थ का फर्नीचर आपने बेच दिया। क्वेश्चन ने कहा द फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, 7,000 का फर्नीचर 4,000 में बेचा है, तो इनफ्लो कितना हुआ कैश का? 4,000। लेकिन सर 7 का फर्नीचर 4 में बेचेंगे तो 3 का नुकसान भी तो है। हाँ, नुकसान बुक कर लो, 3 का नुकसान बुक कर लो, 3 का तो नुकसान भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता है मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स वर परचेज्ड एंड पुट टू यूज एट द लास्ट डेट। कहता है मशीनरी आपने परचेज करी है कितने की मशीनरी परचेज करी है? 5,000 की। स्पोर्ट्स गुड्स कितने के परचेज किए हैं? 5,000 के। तो 5,000 की मशीनरी और स्पोर्ट्स गुड्स आपने परचेज किए हैं। कब किए हैं परचेज? साल के अंत में। कैश तो गया होगा। तो हाँ सर, कैश तो गया होगा। तो स्पोर्ट्स गुड्स परचेज 5,000 कैश चला गया, मशीनरी परचेज 5,000 कैश चला गया। ओके, नेक्स्ट। फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर मेड। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 25,000 एक्सपेंस पे किया होगा, तो इसका मतलब कैश और गया 25,000। और क्योंकि ये एक्सपेंस भी है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में भी आएगा 25,000, ये दोनों तरफ जाएगा। एक्सपेंस भी है इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट पे भी किया है पेमेंट साइड पर। फिर रेंट 12,000 का खर्चा है, जिसमें से 1,000 अभी पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब एक्सपेंस कितना है? 12, पेड कितना है? 11। एक्सपेंस कितना है सर? 12, पेड कितना है? 11। पेमेंट साइड पे तो पेमेंट आएगी 11। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2500, पेड भी हैं और एक्सपेंस भी है, तो पेड एंड एक्सपेंस सब कुछ हो गया। लास्ट पॉइंट एक रह गया, डेप्रिसिएशन लगानी है 15% मशीन पे, स्पोर्ट्स पे भी और फर्नीचर पे 10%। ठीक है, अभी लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर था 14 का, फर्नीचर बेचा था साल की शुरुआत में ही। इट वॉज सोल्ड इन दी बिगिनिंग। इसका मतलब 7,000 रुपये का फर्नीचर बचा हमारे पास साल की शुरुआत में। पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 7,000 के ऊपर, 7,000 के ऊपर 10%, 700 रुपये फर्नीचर की डेप्रिसिएशन। लो जी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 700 रुपये। अब आते हैं मशीनरी पे। मशीनरी में क्या बोला था उसने कहा था मशीनरी एंड स्पोर्ट्स गुड्स साल के एंड में परचेज हुए हैं। साल के एंड में अगर परचेज हुआ तो डेप्रिसिएशन साल के एंड वाली चीज़ पे तो लगनी नहीं जो परचेज हुई है। इसका मतलब ओपनिंग पे ही डेप्रिसिएशन लगेगी। 5,000 के ऊपर 15%, 750, ये है मशीनरी की डेप्रिसिएशन।
750 मशीनरी की डेप्रिसिएशन। फिर स्पोर्ट्स गुड 7500 के थे, उसका 15%, 7500 का 15% 1125 स्पोर्ट्स गुड्स की डेप्रिसिएशन 1125। लो बच्चों, अब चेक करते हैं कुछ बचा तो नहीं हमारा। लो, सब कुछ टिक्ड है, रिसीट साइड ऑल टिक्ड, पेमेंट साइड ऑल टिक्ड। इसका मतलब जो एंड में बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कैश एंड बैंक 1,45,000। तो ये ओके हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर में देखो 150 टिक्ड है, 8750 टिक्ड है, ये सारा कुछ टिक हो गया, ये भी टिक हो गया। इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या है, सरप्लस, यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन है हमसे सिर्फ रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर मांगा तो वो हमने बना दिया। क्वेश्चन अगर मुझसे बैलेंस शीट मांगता तो मैं वो भी बना देता, पर मांगा ही नहीं, कोई बात नहीं। अब आ गए हम अपने आखिरी सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 6 पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए करते हैं। अमर लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट 10 रुपीज़ ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 10 रुपये का शेयर हम 11 में इशू कर रहे हैं। टोटल 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं। 11 रुपये कैसे मांगेंगे, 2 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी कि 3+1, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। बताओ बैलेंस कितने, 2 + 4 6, 6 + 2 8 और 3 फाइनल कॉल। तो ये है हमारा सारा का सारा हिसाब। कहता है ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो 20,000 एप्लीकेशंस आई, कंपनी ने 20,000 शेयर्स अलॉट भी कर दिए। मिस्टर एम हु हेल्ड 2,000 शेयर्स पेड द फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो जब फर्स्ट कॉल की बात आई तो एम ने 2,000 के ऊपर फाइनल कॉल भी पे कर दी, यहीं पर एडवांस में पे कर दी, ठीक है। एंड फिर क्या कहता है, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड 4 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में 4 महीने का गैप है। जब हमने फाइनल कॉल करी तो वो फाइनल कॉल भी सबने दे दी, लेकिन एक शेयर होल्डर है 200 शेयर्स जिसके पास है और एक शेयर होल्डर है 100 शेयर जिसके पास है, उन्होंने नहीं दी। तो इसका मतलब फाइनल कॉल 200 शेयर और 100 शेयर पे डिफॉल्ट है, ठीक है। बट दे पेड देयर ड्यू अमाउंट आफ्टर 3 months एंड 4 months रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन एरियर, ठीक है। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ओके। द कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, गिव द एंट्रीज। बड़ा सिंपल सा काम है, कहता सारी एंट्री पास करो यूजिंग कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ओके जी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, सबसे पहले पैसे आएंगे एप्लीकेशन के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 2, यानी कि 20,000 इंटू 2 40,000, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 2। उसके बाद ये सारे के सारे पैसे हम कैपिटल में शिफ्ट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन को क्लोज किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40-40। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट है कितने की बच्चों, 20,000 शेयर इंटू 4, जिसके 2 टुकड़े हैं, 3 रुपये कैपिटल के 1 रुपये प्रीमियम का। तो 20,000 इंटू 4 80,000, 3 रुपये 20,000 इंटू 3 60,000 कैपिटल का, 20,000 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्या अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट था, नहीं सर, अलॉटमेंट के तो सारे सारे पैसे आ गए, सारे पैसे ले लो 80 के 80। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 80,000, ओके। अब क्या करेंगे, कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल सर है कितने की, 2 रुपये की है, 20,000 इंटू 2 40,000 रुपये हम कॉल करेंगे। क्या हमारे को कॉल के पैसे आएंगे, हाँ सर, 40,000 के 40,000 रुपये तो आने ही है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे किसी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। लेकिन मिस्टर एम जो हैं उन्होंने अपने शेयर्स के ऊपर 2,000 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल भी दे दी। 2,000 इंटू फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपये की। तो इसका मतलब सर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा, 46। 40 फर्स्ट कॉल के, 6 कॉल्स इन एडवांस। तो बैंक अकाउंट डेबिट 46, 40 शेयर फर्स्ट कॉल के
और कॉल्स इन एडवांस ओपन कर देंगे। ये कॉल्स इन एडवांस हमने ओपन कर दिया। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? अब सर फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल सबको 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये मांगेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 60,000। क्या इस बार सारे पैसे आएंगे? नहीं बच्चों, नहीं। हमारे पास 60,000 रुपये आने थे। ये देखो, ये हमने 60,000 रुपये मांगे, आने थे भाई। 6,000 तो पहले से ही आ रखे हैं, वो फिर से थोड़ी आएंगे, माइनस 6,000। तो इसका मतलब 54,000 तो आने चाहिए थे अगर देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट। लेकिन दो ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था। सर कौन से? एक जिसके पास 200 शेयर है और एक जिसके पास 100 शेयर है। इसका मतलब 300 शेयर पे डिफ़ॉल्ट है। 300 शेयर पे डिफ़ॉल्ट है। 300 इंटू 3 900 रुपये कॉल्स इन एरियर, ये भी नहीं आएंगे। तो बच्चों आएंगे कितने? 53,100। ये आपके पास रिसीव होंगे पैसे। 53,100 रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट 53,100। 900 जो आपके पास नहीं आए वो क्या है? कॉल्स इन एरियर। जो 900 नहीं आए वो क्या है? कॉल्स इन एरियर। और ये जो आपने ओपन की थी ना कॉल्स इन एडवांस, अब वक्त आ गया है इसको क्लोज करने का। अब वक्त आ गया है इसको क्लोज करने का। तो डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। एंट्री सारी हो गई। हाँ सर, अब ये जो 200 शेयर इंटू 3 यानी कि 600 रुपये और 100 शेयर इंटू 3 यानी कि 300 रुपये, ये जो फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए, इन लोगों ने भी पैसे देने हैं। हाँ, ये देंगे। और जिसके पैसे फालतू आए थे 6,000 एडवांस में, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट देना है। सबसे पहले तो चेक करते हैं इंटरेस्ट कितने महीने का कितना देना है। लो जी, क्वेश्चन ने कहा था कि फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल के बीच में 4 महीने का गैप है। फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल के बीच में 4 महीने का गैप है। तो ये जो मिस्टर एम थे, इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया था। इसका मतलब 4 महीने पहले पैसा दे दिया था। हाँ सर, इसका मतलब जो 6,000 रुपये मिस्टर एम ने हमारे को पैसे दिए थे वो कितने महीने पहले दे दिए थे सर? 4 महीने पहले। इसका मतलब उनको 4 महीनों का कंपनी इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। और वो कितने रेट पे होता है सर? 12% पे, एज पर टेबल, बोलो एज पर टेबल एफ, है ना। या तो आर्टिकल्स में लिखे, और अगर आर्टिकल्स नहीं है तो मॉडल आर्टिकल्स लेने पड़ते हैं जिसका टेबल एफ में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी पे करेगी 12% पर एनम पे, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी लेगी शेयर होल्डर से 10% पे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 240 रुपये। ये है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ये इंटरेस्ट खर्चा है कंपनी के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बीइंग एन एक्सपेंस, देना किसको है? शेयर होल्डर को। टू शेयर होल्डर 240 शेयर होल्डर को पे कर दो। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो काम हो गया हमारा कॉल्स इन एडवांस का। अब बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर, वो जो 200 शेयर थे जिसके पास, 200 शेयर थे जिसके पास, उसने 3 महीने के बाद पेमेंट कर दी। जिसके पास 200 शेयर थे उसने 3 महीने के बाद पेमेंट करी है, और जिसके पास 100 शेयर थे उसने 4 महीने के बाद पेमेंट करी है। कोई बात नहीं, जिसके पास 200 शेयर थे 3-3 रुपये की कॉल यानी कि 600 रुपये, वो 3 महीने के बाद देगा। जिसके पास 100 शेयर थे 3 रुपये वाले 300 रुपये के, वो 4 महीने के बाद पेमेंट देगा। तो 3 महीने के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, 4 महीने के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। हाँ सर, इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट, इस पे 4 महीने का इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का रेट 10%, इंटरेस्ट का रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, टेबल एफ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 रुपये। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रुपये। तो 15 रुपये एक से लेने हैं, 10 रुपये दूसरे से लेने हैं, साथ में 600 रुपये भी आएंगे, 300 रुपये भी आएंगे। तो ले लो। शेयर होल्डर
डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, 15 रुपये लेने हैं। ये कॉल्स इन एरियर के ऊपर जो इंटरेस्ट है ये हमारी इनकम है, इनकम, इसलिए इसको क्रेडिट किया है। शेयर होल्डर से लेने हैं, डेबिट कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 15 रुपये। अब शेयर होल्डर से टोटल कितने रुपए आएंगे, 600 प्लस 15, बैंक अकाउंट डेबिट 615, 600 रुपये तो कॉल्स इन एरियर में खड़े हैं और 15 रुपये ये हमारे पास शेयर होल्डर से जो 15 रुपये इंटरेस्ट के लेने थे वो आ गए, तो टोटल 615 रुपये आ गए। ऐसे ही सेम एंट्री रिपीट कर देंगे 10 रुपये के साथ। शेयर होल्डर से लेने हैं 10 रुपये इंटरेस्ट के, इसने 300 रुपये भी देने थे तो ये देगा 310 रुपये, बैंक अकाउंट डेबिट 310, 300 रुपये तो कॉल्स इन एरियर में खड़े हैं, 10 रुपये उस इंटरेस्ट के पैसे आए हैं जो अभी हमने इंटरेस्ट लेना था। ठीक है, नीचे इसकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैंने आपको करवा के दे दी है और बोला है टेबल F के हिसाब से 10% होता है मैक्सिमम रेट और 12% होता है मैक्सिमम रेट पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। खत्म बच्चों, खत्म। लो जी, क्वेश्चन बी, शॉर्ट नोट लिखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे और उसकी पार्टीज पे। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बड़ा सिंपल। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument। या तो मुझे दे दे या मेरे कहने पे किसी और को दे देना। When such an order is accepted by the drawee or the face of the order itself, it becomes a valid bill of exchange। अब bill of exchange की acceptance लेना ज़रूरी होता है। bill of exchange में मोटे तौर पे 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉर बिल बनाने वाला, एक ड्रॉई जिसको बिल के पैसे देने हैं, एक पेई जिसको पैसे मिलेंगे। नॉर्मली पेई इज दी ड्रॉर। फिर आती है बात रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था इसका, रिटायरमेंट का मतलब क्या है, जब जो ड्रॉई है वो ड्रॉर को पैसे देना चाहे तो वो मैच्योरिटी से पहले भी पैसे दे सकता है, उसको अप्रोच करेगा और बोलेगा कि भैया ऐसा है कि मैं आपको पैसे मैच्योरिटी से पहले देना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप ये बिल को मैच्योरिटी से पहले ही रिटायर कर दो, एक्सेप्ट माय पेमेंट इन एडवांस। ऐसे केस में ड्यू डेट से पहले जब पैसे दिए जाते हैं तो यहाँ पर रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है और इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट या इंटरेस्ट की जो छूट है वो ड्रॉई मांग लेता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन में था हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक कंसिडरेशंस फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ कैपिटल एंड अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करता है, एसेट साइड को, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो आपके खर्चे वाली साइड को, P&L या ट्रेडिंग के खर्चे को अफेक्ट करता है। मोटे तौर पर तो इस तरह से हमने समझा है। अब इसकी बेसिक कंसिडरेशन, आप फ़र्क कैसे करोगे कि क्या चीज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या क्या चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एक तो है नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे कि जो व्यक्ति फर्नीचर में डील कर रहा है तो फर्नीचर को खरीदेगा बेचेगा, खरीदते समय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर मैं एक नॉन फर्नीचर मर्चेंट हूँ, मैं कुछ और काम करता हूँ और अपने बिजनेस के लिए मैं फर्नीचर ले आता हूँ, तो वो फिर मेरा एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर है रेकरिंग। नॉर्मली जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, जैसे कि सैलरी, भाई साल में 12 बार पे करोगे, रेंट साल में 12 बार पे करोगे, इट इज़ रेकरिंग इन नेचर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग होते हैं, साल में कभी कभी ऐसा होगा। हर रोज़ थोड़ी आप फर्नीचर खरीदने बैठ जाओगे, हर रोज़ थोड़ी आप बिल्डिंग खरीदने बैठ जाओगे, हर रोज़ थोड़ी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, तो वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। फिर है पर्पस। एक्सपेंस ऑन रिपेयर ऑफ अ मशीनरी मे बी इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। लेकिन मशीनरी को बार बार रिपेयर, देखो मशीनरी को बार बार रिपेयर मांगेगी वो, है ना, जैसे गाड़ी है उसमें पेट्रोल बार बार डलवाओगे, तो बार बार गाड़ी का पेट्रोल, बार बार गाड़ी की सर्विसिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल रूटीन अफेयर है। लेकिन जब आप एक ऐसा एक्सपेंडिचर करते हो जो मशीन की ओवरऑल कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, मशीनरी की ओवरहॉलिंग करते हो, है ना, जिससे आप उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हो, ऐसा जब खर्चा आप करते हो तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और फिर बात होती है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर। relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinguishing between a revenue and a capital expenditure। Normally हम ऐसा करते हैं कि जब बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स हम खर्च करते हैं ना, बहुत छोटे छोटे अमाउंट इन कंपैरिजन टू दी अदर एक्सपेंडिचर्स, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं जिसमें रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने होते हैं कि कौन सा खर्चा आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानोगे और कौन सा खर्चा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे। तो बच्चों यहाँ जाकर हमारा पूरा का पूरा जो ये MTP सीरीज़ 2 था इसकी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा अब ईजी लगा होगा। हालांकि एज़ कम्पेयर टू MTP1 में मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा थी। आई होप आपको यहाँ तक अपना जो MTP है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आपने कर लिया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने RTP, MTP1, MTP2 भी कर लिए होंगे, आपने अपना सिलेबस भी रिवाइज कर लिया होगा। जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो बच्चों मेरी सलाह के हिसाब से आपको और दुरुस्त करने चाहिए, आपको और थोड़ा उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, काम करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो लिखावट है, देखो ना 5-5 नंबर के जो एंड में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आपके नंबर आपको इजीली मिल सकते हैं अगर आपका थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो उसके ऊपर भी वर्क करना अगले जो कुछ दिन हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय।